हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने क्लास 12th के लिए बनाया है और यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो आपका चैप्टर 6 है एनसीईआरटी से, राइट। तो पहले तो इसका मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों में ये फोबिया होती है या उनको ये लगता है कि यार ये क्या नया टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। जब ये इसका मतलब समझ में आएगा तो आगे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। सो लिसन मी वेरी केयरफुली। और आप जो समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस वर्ड को हम लोग सेपरेट करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो आप पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग वो कैरी होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो कैरी होते हैं, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में उनका ट्रांसमिशन होता है। बहुत सिंपल है समझना। आप जानते हैं कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि आपकी शक्ल जो है मम्मी से मिल रही है या पापा से मिल रही है या दादा दादी से मिल रही है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, किसी से भी जो आपका ये सिमिलैरिटी होता है, ये सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर का आप कह सकते हो ट्रांसमिशन है एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, तो इसी को एक टर्मिनोलॉजी दिया गया इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिट करने वाला वो सबसे छोटा एंटिटी क्या है जो आपके कैरेक्टर को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरी कर रहा है। मैं आपको कैरेक्टर की बात यहाँ पे बता रही हूँ। कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो भी आपका फेनोटाइप है, आप कितने लंबे हैं, कितने आप गोरे हैं, या आपका स्किन कलर क्या है, आपका टाइप ऑफ हेयर क्या है, कर्ली है, स्ट्रेट है, आपके आईज़ का कलर क्या है, ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है, everything is decided by DNA. The molecular basis of inheritance is DNA. This is the substance, this is the molecule which inherit the character from one generation to the next generation. आप बहुत आपको अभी जो आप पढ़ने वाले हैं ना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि पहले के लोग साइंटिस्ट थे, ये सोच रहे थे आखिर कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन है वो क्यों डीएनए कर रहा है, क्यों आरएनए नहीं कर रहा है, क्यों प्रोटीन नहीं कर रहा है, या यही दोनों कर रहा है, डीएनए नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिप्शन लिए गए जिसमें ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं, डीएनए इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस। ये ट्रांसमिट कर रहा है कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसा हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है कि कैसे डीएनए कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है। बट सबसे पहली बात जो आ रही है ये है कि डीएनए है क्या, व्हाट इज़ डीएनए। तो मैं अगर आप ये हमारे 12th की क्लास चल रही है तो आपने डेफिनेटली क्लास 11th में पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल पढ़ा होगा। उसमें आपने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा होगा, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो है आपका न्यूक्लिक एसिड ही है। एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड जो होता है, मैं आपको बताऊंगी बोर्ड पे, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसका जो फुल डिस्क्रिप्शन है हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, जो डीएनए है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैविंग डीएनए एज देयर जेनेटिक सब्सटेंस, जेनेटिक मटेरियल। ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि आरएनए किसी का भी जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो भी तो न्यूक्लिक एसिड है। तो हाँ, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, बट एक्सेप्शनल है, ये कुछ वायरसेस में ही होता है। आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो दोज वायरसेस विच हैविंग आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड रिट्रोवायरस। ऐसे वायरस जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वैसे वायरस को बोलते हैं रिट्रोवायरस। फिर क्वेश्चन राइज होता है, जब वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो फिर ये दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं है? ये ऑब्वियसली ये क्वेश्चन राइज होगा। तो मैं आपको बताऊं कि डीएनए और आरएनए में डीएनए इज़ मोस्ट स्टेबल सब्सटेंस। ठीक है, डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से वो जो है फर्दर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मेन जेनेटिक मटेरियल बनकर आया। ठीक है, जबकि आरएनए बना बट वो ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सस्टेन नहीं किया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि वाई डीएनए इज़ मोस्ट स्टेबल।
वाई DNA इज़ मोस्ट स्टेबल देन RNA। क्यों ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में DNA ही इसका जेनेटिक मटेरियल है, RNA क्यों नहीं है? क्या किसी स्टूडेंट्स को पता है? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, मैं आपको अब DNA के कुछ इंट्रोडक्शन को बताऊंगी कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किन चीज़ों से बना हुआ है। तो हम लोगों ने क्लास 11th में प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स, DNA एंड RNA, एंड बोथ आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। व्हाट आर दिस 3 कंपोनेंट्स? सुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट। सुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस सुगर जो होता है वो भी DNA और RNA में अलग अलग है। DNA में डीऑक्सीराइबोज सुगर है, RNA में राइबोज सुगर है। और नाइट्रोजिनस बेस भी जो होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें भी टाइप्स है। आपको अभी तो ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं बोर्ड पे आपको समझाती हूँ। ठीक है, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अभी हम लोग यहीं पे इसको करते हैं, फिर मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। ठीक है।